नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों यहाँ पर आप यदि रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल यहाँ पर रेलवे 2024 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस। उनमें अपन चैप्टर वाइज यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपका जनगणना का है। तो जनगणना के टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरपीएफ एसआई से और आरआरबी जेई से, इन दोनों से ही जीके जीएस के सवाल थे। बाकी में सवाल थे ना, वो करंट अफेयर्स के थे। एएलपी और टेक्नीशियन में करंट और जनरल साइंस तो थी ही थी। कुछ यहाँ पर और भी मैं डिटेल बताने वाला हूँ। बाकी ये जो 30 सवाल पूछे गए ना जनगणना के, लगभग एक शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है। और यहाँ से आपको अच्छा खासा पैटर्न पता चलेगा, रेलवे लेटेस्ट किस पैटर्न पर चल रही है। प्रत्येक सवाल डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखिएगा प्रत्येक सवाल के साथ। और काफी टफ लेवल के यहाँ पर सवाल पूछे गए। तो सभी सवाल यहाँ पर टेबुलेशन के साथ में कवर होने वाले हैं। और आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ फाइल आप कहेंगे कहां पर, ऑलरेडी हमारे ऐप पर डाल दी गई है। ऐप इंस्टॉल कर दो टॉप ट्रेंडिंग जी के। वीडियो आने से पहले पीडीएफ ऐप पर अपडेट हो चुके हैं नोट्स वाले सेक्शन में। बाकी आज आप यदि ये वीडियो देख रहे हो ना, यानी 31 जनवरी को मंथ एंड लास्ट डे में टेक्स्ट बुक ने अपनी प्राइस सबसे लोवेस्ट कर दी है। वैसे मंथ एंड में टेक्स्ट बुक का सेल आता है, मैं जब तक देखा हूं उनकी प्राइस सेल में लगभग 351 या फिर 370 के आसपास चली जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ घंटों के लिए, आज कुछ घंटे बचे हुए हैं, उनमें इन्होंने प्राइस और ड्रॉप कर दी है। 351 की जगह 315 रुपए कर दी है। लोवेस्ट प्राइस कब मिलेगी? जब आप यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे, उस केस में इस प्राइस का आप फायदा उठा पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। केवल लिमिटेड टाइम के लिए आज रात्रि 12 बजे से पहले पहले यहाँ पर, और उसके बाद प्राइस इसकी हाइक होकर वही 700 रुपए हो जाने वाली है, जो हमेशा चलती है। पूरे महीने 700 रुपए चलेगी। तो इससे पहले आप एनटीपीसी के लिए नहीं लिया, ग्रुप डी के लिए लेने की सोच रहे हो, एसएससी जीडी हो गया, एक ही पास प्रो में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। और अपने चैनल का लोगो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। लेटेस्ट नया लोगो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी ऐप में एक नोट्स वाला सेक्शन, अभी अपना ऐप लॉन्च हुआ है टॉप ट्रेंडिंग जीके, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। वहां पर ई बुक है, पीडीएफ है, नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह फ्री में अपडेट हो रहे हैं। और ये आप पीडीएफ अभी देखेंगे, ये फ्री में हो चुकी है। और जो कैंडिडेट चाहते हैं कि मेरे को 2024 के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन चाहिए, जीके जीएस 2024 में दो ही एग्जाम से पूछे गए, आरपीएफ एसआई और जेई के, और 841 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। इस टाइप से आप देख सकते हो, बुक्स ऑथर के यहाँ पर सवाल पूछे गए। आरपीएफ एसआई में कितने, जेई में कितने, आर्ट एंड कल्चर के, इकोनॉमिक्स के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिस्टिक्स और जनगणना के अभी अपन देख पा रहे हैं, वो जियोग्राफी में उसमें इंक्लूड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी केवल आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड के सवाल नहीं थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आरपीएफ एसआई के थे ना, ये टीसीएस टिपिकल सवाल पूछती है, उस स्टैंडर्ड के थे। जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रहेंगे। और इनको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डाला है। 30, 17, 45 यहाँ पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है। बाकी विशेषकर अपना पोर्शन जीके जीएस का रहने वाला है। और अभी करंट की अलग है अपनी फाइल। करंट रेलवे के सभी एग्जाम से पूछे गए हैं। चारों एग्जाम्स हुए हैं ना, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, सभी एग्जाम्स के करंट के लगभग 700 क्वेश्चंस पूछे गए। उन 700 क्वेश्चंस को प्रत्येक क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और इंपोर्टेंट रिपोर्ट जहां से रिपीट हुए, वो रिपोर्ट सहित ई बुक हमारे प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा टॉप ट्रेंडिंग जी के, वहां पर ऐप से वो ई बुक आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत ही मिनिमल प्राइस में, काफी एफर्ट लगा, वो इंपोर्टेंट ई बुक है। और साइंस का, एनसीईआरटी बेस्ट साइंस का, वो भी आप ई बुक ले पाएंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। जब जीके जीएस की बात आती है तो आरआरबी एएलपी में कोई जीके जीएस का नहीं था, सभी करंट के सवाल थे। आरआरबी टेक्नीशियन में सभी करंट के सवाल थे। आरआरबी जेई में जीके जीएस एंड करंट के यहाँ पर 135 क्वेश्चंस, प्रत्येक शिफ्ट में 15 क्वेश्चंस थे और 9 शिफ्ट में थी, जिसमें काफी क्वेश्चंस 50 के आसपास करंट के हैं, बाकी 100 के आसपास, लगभग 91 के आसपास क्वेश्चंस हैं वो जीके जीएस के हैं अपने। आरआरबी जेई में करंट के 56 क्वेश्चंस हैं। आरपीएफ एसआई की बात करें तो जीके जीएस के 750 क्वेश्चंस, जिसमें करंट के लगभग 230 क्वेश्चंस हैं और साइंस के 92 क्वेश्चन है। बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक वगैरह, आर्ट एंड कल्चर बुक्स उत्तर वगैरह के ये सारे क्वेश्चन है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप वेटेज देख सकते हो। अब ये जो जीके जीएस की चैप्टर वाइज है, इसमें क्वेश्चंस रहेगा और आंसर रहेंगे सीधे ही, एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड नहीं है। केवल साइंस के क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें इंक्लूड है, वो भी आरपीएफ एसआई के साइंस है, आप डेमो देख लेना उसमें। और उसमें
प्रिंट वर्जन भी आपको मिल जाएगा, कम पेज में आप प्रिंट कर पाएंगे। बाकी ग्रुप डी 2025 में साइंस पे 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट कर रहे हो, उस केस में यहाँ पर साइंस स्पेशल कोर्स अपना आ चुका है ऐप पर, और जिसमें पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है और प्रीवियस पेपर सहित यहाँ पर रहेगा। जैसे रेलवे के जितने भी 2024 में हुए हैं ना एग्जाम्स, उनके चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर अपन कर रहे हैं, आप वहां पर डेमो देखना, सबसे हटकर है और अपना पूरी कोशिश है 25 आउट ऑफ 25 लाने की। ये इस टाइप से आपका कंटेंट रहने वाला। चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, 2018 के क्वेश्चंस, 2022 के क्वेश्चंस, 2024 के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के डीपली क्वेश्चंस, दोनों फॉर्मेट में पीडीएफ वर्जन आपको मिल जाएगा, प्रिंट और रीडिंग में। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। बाकी यहाँ पर प्रथम 100 यूजर्स के लिए अभी भी टीटीजी के 100 कूपन कोड है, वो अप्लाई करके आप लाभ उठा सकते हो मिनिमल प्राइस का। चलिए सवाल देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ये सभी सवाल सबसे पहले अपन जनगणना के जितने भी सवाल पूछे गए वो आरपीएफ एसआई में पूछे गए, बाकी जेई में कोई भी जनगणना का सवाल नहीं पूछा गया था। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात, जब ये सवाल मैंने टेलीग्राम पर पोल पर डाला तो कैंडिडेट यहाँ पर आधे कैंडिडेट लगभग कह रहे हैं कि 2011 का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऐसा नहीं है। शुरुआती जो जनगणना यहाँ पर 1901 की बात करें उसमें लिंगानुपात सबसे अधिक था। आपको मैं पूरा बताता हूँ लिंगानुपात 1901 में कितना था। लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष है ना, तो उस केस में महिलाएं कितनी है, तो 1901 में सबसे अधिक 972 महिलाएं। अभी आपको पता लिंगानुपात 943 है 2011 में, ठीक है, 943 है। तो ये लिंगानुपात, 1 सेकेंड, 1911 में कितना था, 964 था। अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 1921 में प्रत्येक दशक आप देख पा रहे हो 955 है, 1931 में 950 है, और 1941 में 945 है। और इस टाइप से आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष का। अब आजादी के बाद यहाँ पर जो 1951 की जनगणना हुई थी उस समय लिंगानुपात आपको पूछ ले तो आप कहेंगे 946 है। उसके बाद और कम हुआ, 941 हुआ 61 में, 71 में 930 हुआ, 81 में 934 हुआ, 91 में 927 है, 2001 में 933, और 2011 में फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 943 हो चुका है 2011 में लिंगानुपात। अब जिस हिसाब से लिंगानुपात के सवाल पूछा है ना, उस हिसाब से आपको साक्षरता का भी ध्यान देना है, लिटरेसी रेट का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पूछ लेना 1901 में लिटरेसी रेट अब तक की सबसे कम कब रही है, 1901 में कितनी रही है, तो आप कहेंगे 9.4% लिटरेसी रेट रही है, साक्षरता दर रही है। 9.4% व्यक्ति साक्षर 1901 में, कितनी कम थी। और उसमें भी महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर देखिएगा, 9.2% का महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता का अंतर था परसेंटेज में। अब धीरे धीरे साक्षरता बढ़ रही है। 1991 में आपके 5.9 हुई, 21 में 7.2, 31 में 9.5 हुई। इस टाइप से बढ़ती हुई साक्षरता आप देखेंगे। आजादी की बाद जनगणना में 1951 में लगभग 18, जब आजाद हुआ था ना देश, उस समय लगभग 18% अपनी साक्षरता थी। और यहाँ पर आप साथ साथ देख पा रहे हो 1961 से 71 के बीच लिंगानुपात में 11 अंकों की सबसे तेज गिरावट देखने को मिली थी, और 1931 में लिंगानुपात आप सभी को ये डाटा बता दिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो साक्षरता 2011 में लगभग 74% है, एक में 64% थी, 91 में 92% थी, और महिला पुरुष का अंतर 2011 में कितना, लगभग 16.8% का। तो ये सभी डाटा वेरी यूजफुल है आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब अपन लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, आगे काफी सवाल आएंगे। भारत का लिंगानुपात 943 है, और सबसे अधिक महिला लिंगानुपात केरल का है, और सबसे कम महिला लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव का है 618, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, वैसे राज्यों में आपका केरल लिंगानुपात सबसे अधिक 1084, लेकिन जब बात करें यूटी की तो उस केस में पुदुचेरी यहाँ पर लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर है 1037। ये डाटा भी ध्यान दीजिएगा। और उच्चतम महिला लिंगानुपात वाला ये पुदुचेरी, सबसे कम महिला लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो सेम ही आपका दमन दीव हो जाएगा, जो सबसे कम महिला भी है वो दूसरा भी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सवाल आपका पूछा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखिए किस हिसाब से सवाल पूछ लिया। इसमें जब डाटा देखा गया तो ये गलत दे रखा, 22% वृद्धि नहीं हुई एक्चुअली। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 में जो महिलाओं की साक्षरता और 2011 में महिला साक्षरता में वृद्धि की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब देखा गया डाटा तो 2011 में आप देख सकते हो महिला साक्षरता थी 65.46। अभी जो लास्ट जनगणना हुई है 65.46 महिला, और पुरुष है 82.14। ओवरऑल भारत की 74 है। 2001 में महिला की थी 54.16। इसका अंतर देखेंगे 54 और 65 का, तो ये 11.3% का अंतर वृद्धि देखने को मिलती है साक्षरता में, लेकिन ऑप्शन में 22 दे रखा है जो गलत यहाँ पर लग रहा है। बाकी पुरुषों का आप देख सकते हो 2001 में पुरुष थे 75.85, और यहाँ से ये 82.
14 है, तो ये भी अंतर आप देख सकते हो। 75 से सीधा हो गया 82, 1 से 11 में दशक की कितना अंतर आया है। अब ये सभी आपका साक्षरता का डाटा है। बाकी यहाँ पर साक्षरता का आप ये टेबुलेशन फॉर्मेट में डाटा देखिएगा, जिनसे आगे काफी सवाल यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। भारत की साक्षरता ओवरऑल 74.04 है, जिसमें मेल की 82.14 है, फीमेल की 65.46 है। वर्दी यहाँ पर चेंजेस की बात करें तो 8.66% यहाँ पर बदलाव आया है प्रीवियस जनगणना से। आपको पूछ ले किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप की है 91.85। तो ये एक क्रम वाइज यहाँ पर देख सकते हो डाटा। केरल के बाद काफी बार राज्यों का पूछा जाता है, केरल का नहीं दे रखा, सीधे राज्यों का देंगे, तो आप मिजोरम की लगाएंगे। मिजोरम के बाद गोवा, तो ये क्रम ज्ञात होना चाहिए आपको। केरला है, केरला के बाद मिजोरम है, ठीक है, केरला के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद आपका गोवा हो जाएगा, गोवा के बाद केरल, मिजोरम, गोवा, फिर आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और ये क्रम ध्यान देना चाहिए, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो पीडीएफ में आप रिवाइज कर लेना, वेरी यूजफुल है। इसमें मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। मेल की हाईएस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो 96.11 केरल की है, और फीमेल की हाईएस्ट भी केरल की है 92.07 दिखेगा। और मेल फीमेल में यहाँ पर देख पा रहे हो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप के बाद सीधा ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव आता है, तो मेल फीमेल में लक्षद्वीप की हाईएस्ट है यूटी के केस में साक्षरता। अब ये पूरे राज्यों का तो आपको देखना होगा एक बार की, बाकी सबसे लोवेस्ट वाले भी दिमाग में रखने, लोवेस्ट में आगे सवाल भी आया। बिहार की सबसे कम साक्षरता है 61.80, जिसमें महिलाओं है 51 और पुरुष है 71। बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश सेकंड सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान थर्ड सबसे कम है। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि, देखिए कितना टफ लेवल का सवाल पूछ लिया। किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, निम्नलिखित में से पूछा है। किसमें से पूछा है, निम्नलिखित में से। तो ये आपका हो जाएगा दमन दीव। किसमें हो जाएगा, दमन दीव। वैसे यहां पर बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो केंद्र शासित प्रदेश की तुलना करें तो दादर नगर हवेली में सबसे अधिक दशक की वृद्धि है। लेकिन इसमें दादर नगर हवेली ऑप्शन ही नहीं है, दमन दीव है। क्योंकि यहां पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा सबसे अधिक किसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या 2001 से 2011 में जो बढ़ी है ना जनसंख्या प्रतिशत में, सबसे अधिक वैसे दादर नगर हवेली में बढ़ी है 55%, लेकिन दमन दीव में भी उनके आसपास वृद्धि देखने को मिली है। तो सेकंड सबसे हाईएस्ट यहाँ पर दमन दीव हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर दादर नगर हवेली में हाईएस्ट जनसंख्या की दशक की वृद्धि देखने को मिल रही है। ओवरऑल राज्य की बात करें 2011 के अनुसार दशक की वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य में जनसंख्या बढ़ी है, मेघालय में मेघ वर्ष गए भाई। कितने मेघ वर्ष हैं, 27.8% जनसंख्या बढ़ चुकी है। दशक की वृद्धि के केस में मेघालय में हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, थर्ड हाईएस्ट बिहार में जनसंख्या बढ़ी है। क्या किसी राज्य में कम भी हुई है जनसंख्या, सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड की रही है, जिसमें जनसंख्या उल्टी कम हो गई, 0.47% की माइनस में हो गई जनसंख्या नागालैंड में। और उसके बाद केरल की रही है वृद्धि, सबसे कम वृद्धि राज्यों में केरल की, और कम क्या नेगेटिव हो गई नागालैंड की। ओवरऑल भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 2001 से 2011 में जब जनगणना हुई तो लगभग 17.64% भारत की जनगणना यहाँ पर बढ़ी है 2001 से 11 में दशक की। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई है। केवल एक राज्य है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हुई है, वो है सिक्किम राज्य। किस हिसाब से सवाल पूछा है, कितने राज्यों में। अब कैंडिडेट कब कितने राज्य याद रखे बताओ, 10 लाख का फिक्र का पूछ लिया, तो ये पूरा डाटा आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो ऐसा सिक्किम राज्य जिसकी जनसंख्या 6,10,577 है, वो डाटा आया था 2011 में, जो 10 लाख से कम वाला केवल एकमात्र राज्य है। अब सभी राज्यों का अपन देख सकते हैं कितनी जनसंख्या वर्तमान में 2011 में कितनी बढ़ी है प्रीवियस से, और कितनी है एक्चुअली फिगर में। भारत की जनसंख्या सभी को पता है 121 करोड़ है, 121 करोड़ 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। बढ़ी कितनी प्रीवियस जनगणना से, 17.64% की वृद्धि देखने को मिली है। सेकंड यहाँ पर बात करें सबसे हाईएस्ट जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे हाईएस्ट जनसंख्या है दोस्तों 19 करोड़ जनसंख्या, 19.98, लगभग 20 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ से थोड़ा कम है। और प्रीवियस वृद्धि ये है, और ये है उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट है। तो ये क्रम काफी बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की हाईएस्ट है, महाराष्ट्र की 11 करोड़ है, देखिए दुगुनी लगभग उत्तर प्रदेश की। अब आगे एक सवाल आएगा कि किन दो राज्यों की जनगणना आपस में जोड़ दें तो वो 30 करोड़ प्लस हो जाए, 30 करोड़
प्लस हो जाए। तो इस केस में इस फिगर को याद रखना जरूरी है, इसी में सवाल पूछा रेलवे में। तो वो जोड़ेंगे अपन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जोड़ेंगे तो 31 करोड़ प्लस हो जाएगी, 30 करोड़ तो क्या। और इधर अपन देखेंगे 20 करोड़ से प्लस हो जाए तो आप कहेंगे बिहार महाराष्ट्र की जोड़ दो, या फिर उत्तर प्रदेश के साथ में किसी की भी जोड़ देंगे तो लगभग 20 करोड़ प्लस हो ही जाएगी। अब इधर आप देख पा रहे होंगे हाईएस्ट उत्तर प्रदेश की, सेकंड महाराष्ट्र की आपकी 11 करोड़, अब थर्ड बिहार का। आगे एक सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से कम है। तो ये तीन राज्य है जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। क्या है? 10 करोड़ से अधिक है। अब वेस्ट बंगाल की 9 करोड़ है, तो 10 करोड़ से कम हो गई ना वेस्ट बंगाल की। इसके बाद यहाँ पर 8 करोड़ आंध्र प्रदेश की, 7 करोड़ मध्य प्रदेश की। ये सब धीरे धीरे अपन कम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान 6 करोड़, कर्नाटक 6 करोड़, गुजरात 6 करोड़, उड़ीसा 4.1 करोड़, केरल 3 करोड़, झारखंड 3 करोड़, असम 3 करोड़, पंजाब 2 करोड़। इस प्रकार से आप आते हुए दिल्ली तक 1 करोड़ आ गए, जम्मू कश्मीर 1 करोड़, उत्तराखंड लास्ट आप देख पा रहे हो 1 करोड़ है लास्ट उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड के बाद नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश के आप देखेंगे तो ये आपकी हो गई 68 लाख। कितनी हो गई है? 322, 68 लाख। त्रिपुरा की देखेंगे 36 लाख, यानी 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ लास्ट उत्तराखंड है। उसके बाद मेघालय की 29 लाख, मणिपुर की 28 लाख जनसंख्या हो गई, नागालैंड की 19 लाख, गोवा की 14 लाख, अरुणाचल प्रदेश की 13 लाख, पुदुचेरी की 12 लाख, मिजोरम की 10 लाख, चंडीगढ़ की 10 लाख। अब सिक्किम की यहाँ पर 10 लाख से भी कम हो गई, कितनी? 6 लाख हो गई, 6,10,577। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना से आगे मैं और भी डाटा रखूंगा आपके समक्ष। सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की 64,000 है, लाख से भी कम आ गई, सबसे कम लक्षद्वीप की 64,000 है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लिटरेसी रेट यहाँ पर आपको पूछा सबसे अधिक है, वो दोबारा यहाँ दमन दीव आप करेक्ट करेंगे। तो मैं सभी आपको बता देता हूं, केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर बता देता हूं। तो ये सभी आपके समक्ष केंद्र शासित प्रदेश है। उस केस में जब जनगणना हुई थी तब ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित नहीं था, राज्य था, वो बाद में बना। तो ये सभी आपको केंद्र शासित प्रदेश याद रखने होंगे। चलिए लक्षद्वीप की बात करें यहाँ पर तो 91% सबसे अधिक साक्षरता है लक्षद्वीप की। सेकंड सबसे अधिक है दमन दीव की 87%। थर्ड सबसे अधिक है अंडमान निकोबार की 86%। उसके बाद दिल्ली की 86, चंडीगढ़ की 86, पुदुचेरी की 85, दादर नगर हवेली की 76 है। आपको पूछा निम्नलिखित में सबसे अधिक है, वैसे ओवरऑल में आपके यूटी है कि लक्षद्वीप की सबसे अधिक है, सेकंड दमन दीव की है। इधर आपका लक्षद्वीप था नहीं ऑप्शन में, दमन दीव था, उस केस में आपको साक्षरता दर सबसे अधिक दमन दीव की करनी थी। आगे सवाल आएगा सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की? उस समय जम्मू कश्मीर था नहीं तो आप कहेंगे सबसे कम हो जाएगी दादर नगर हवेली की 76%, सबसे कम है, सबसे कम दादर नगर हवेली की। और लक्षद्वीप की सबसे अधिक साक्षरता है, ये केंद्र शासित प्रदेश की जब अपन बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पूर्वोत्तर में ये राज्य आते हैं, आप देख पा रहे हो। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर राज्य है। तो इनमें से इन पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है? ये पूछ ले भाई, पूर्वोत्तर में सबसे अधिक किसकी है? तो यहां पर आपका त्रिपुरा है। ओवरऑल पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो इन पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख पा रहे हो साक्षरता दर का ये पूरा क्रम सभी स्टेट का है, जिनमें से आपको विशेषकर पूर्वोत्तर का पूछा है। ओवरऑल यहाँ पर पूर्वोत्तर में मिजोरम भी आपका राज्य आ रहा है, ठीक है। तो मिजोरम की सबसे अधिक है, मिजोरम की सबसे अधिक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं मिजोरम है क्या? नहीं है मिजोरम ऑप्शन में। उस केस में आपको त्रिपुरा करना। अब कैंडिडेट ज्यादा पूर्वोत्तर में क्या याद रखते हैं भाई? मिजोरम की अधिक है, लेकिन मिजोरम ऑप्शन नहीं है तो कैंडिडेट वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उस केस में आपको पूर्वोत्तर में मिजोरम नहीं तो त्रिपुरा किया। तो पूर्वोत्तर आप स्टेट देख पा रहे हो एक बार। चलिए यहां पर पूर्वोत्तर की अपन एक साथ में आपको बता देता हूं। इधर आप देखेंगे मिजोरम टॉप पर है, सेकंड यहां पर आपका त्रिपुरा है 87.22, मिजोरम 91.33 है। उसके नीचे आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह कोई स्टेट आ जाए देख लेते हैं, महाराष्ट्र, सिक्किम आ गया। उसके नीचे आपका आ गया सिक्किम आ गया, और फिर यहां पर आपका आ गया नागालैंड आ गया। तो ये सही आप देख पा रहे हो। नागालैंड के बाद आपका आ गया मणिपुर आ गया 76। उसके बाद यहां पर आप देख पा रहेंगे मेघालय, मेघालय आ गया 74%, और असम आ गया 72%। और अरुणाचल प्रदेश तो साक्षरता में सबसे नीचे आ रहा है। सबसे कम साक्षरता पूर्वोत्तर में आ जाए तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की है, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश का ये। भारत में 1951 और 2011 तक बाल लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं
कितनी, एक तरीके से क्या हुआ, बाल लिंगानुपात क्या हुआ है। तो बाल लिंगानुपात में 1951 से जो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में और 2011 के बीच में बाल लिंगानुपात में कमी आई है, गिरावट आई है, बाल लिंगानुपात कम हुआ है। 1951 में भारत में बाल लिंगानुपात कितना था, 946 था, और 2011 में कितना, 919 है। तो बाल लिंगानुपात में कमी आ गई, गिरावट आ गई, जो आनी नहीं चाहिए। यानी बाल लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ, कितने आयु वर्ग के बच्चे यहाँ पर शामिल होते हैं बाल लिंगानुपात में। 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों में महिलाओं और पुरुषों, लड़के और लड़कियों का अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं। 0 से 6 साल, एक पहले सवाल आया ऑलरेडी ये एसएससी एग्जाम्स में, उस केस में ध्यान देना। 2001 में बाल लिंगानुपात 927 था और 11 में ये 919 हो चुका है बाल लिंगानुपात, और 51 से 11 में गिरावट देखने को मिली है। अब बाल लिंगानुपात के बारे में और इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। हाईएस्ट बाल लिंगानुपात है ना, अरुणाचल प्रदेश में है 972 में, 972 लड़कियां पर 1000 लड़कों पर। तो अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट बाल लिंगानुपात है, ठीक है, हाईएस्ट बाल लिंगानुपात। लिंगानुपात तो आप केरल में देखा, लेकिन बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मिजोरम और मेघालय का 970 है, सेकंड आते हैं मिजोरम मेघालय। अब बात करते हैं 0 से 6 वर्ष बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। राज्यों में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार टॉप पर है, अंडमान निकोबार 968 है बाल लिंगानुपात में। अंडमान और निकोबार 968 है। सबसे कम बाल लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का है। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम हरियाणा का 834 है। और बाल लिंगानुपात क्या होता है ये आपको बता दिए, सबसे कम सबसे ज्यादा याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की दशक वृद्धि दर सर्वाधिक है। सबसे अधिक यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि हुई है केंद्र शासित प्रदेश में। अब वैसे तो दिल्ली में दिल्ली में क्या, यहाँ पर आपको बता देता हूं, दादर नगर हवेली में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, दमन दीव में सेकंड। आपको ये पूरा यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का डाटा रखता हूं किसमें कितनी वृद्धि हुई है। सबसे अधिक दादर नगर हवेली में 55.88 की वृद्धि हुई है। उसके बाद दमन दीव में 53.76 की हुई है। सबसे अधिक दादर नगर हवेली, सेकंड दमन दीव। उसके बाद वृद्धि देखते हैं तो यहाँ पर पुदुचेरी की, फिर यहाँ पर दिल्ली की हुई 21%। पांचवें स्थान पर आप देख पा रहे हो 6.86 अंडमान निकोबार, और सबसे कम वृद्धि हुई है ना जनसंख्या की, वो लक्षद्वीप में हुई है और जनसंख्या भी कम है, 64,000 ही है। तो ये वृद्धि का आंकड़ा है, दादर नगर हवेली में टॉप पर है। और राज्यों में आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है कि मेघालय में मेघ वर्ष गए हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और यूटी के केस में दादर नगर हवेली 55.50%। अब एक सवाल पूछा है कि जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। परिवार शब्द का मतलब क्या है, व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं। तो जनगणना के अनुसार परिवार का मतलब है व्यक्तियों का समूह जो एक ही रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं, न कि एक ही छत के नीचे रहने वाले। ये इनकी परिभाषा है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, 10वां सवाल। शेरछिप जिसने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की है, वो जिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जिला है। सवाल एक तरीके से ऐसा है कि सबसे अधिक साक्षरता तो आपको पता है केरल की, लेकिन जिलों के केस की बात करें, सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले ने दर्ज की है। तो वो जिला है दोस्तों शेरछिप, मिजोरम का जिला। एक्चुअल पूछा ये शेरछिप किस राज्य का जिला है, मिजोरम का। तो ऐसे ही जिलों के और फैक्ट बताता हूं 2011 की जनगणना का। पहला फैक्ट यहाँ पर, जनगणना में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या है ठाणे जिले की, जो पुणे का है। 1.1 करोड़ की जनसंख्या ठाणे की, ठाणे जिले की हाईएस्ट जनसंख्या 2011 के सेंसस में। और यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम किस जिले की है, जिले की साक्षरता दर सबसे कम, पढ़े लिखे कम साक्षर सबसे कम थी ओडिशा के कोरापुट जिले की, कोरापुट जिला ओडिशा। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस राज्य जिले का है, पुदुचेरी की माहे जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और हरियाणा के झज्जर जिले का लिंगानुपात सबसे कम था। मिजोरम के शेरछिप जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, और साक्षरता दर सबसे कम किसकी है, तो साक्षरता दर सबसे कम यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है ओडिशा के कोरापुट जिले की। ठीक है, चलिए अगला सवाल अपन देखते हैं यहां पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज हुई है। सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पर वैसे बिहार में, लेकिन सेकंड सबसे कम इस अरुणाचल प्रदेश की हुई है। किसकी हुई है, सेकंड सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की दर्ज हुई है। तो ये आपका विकल्प अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल सबसे कम यहाँ पर बात करें तो 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता वाले राज्य, तो किस राज्य में साक्षरता,
तो इधर आप सबसे कम देखेंगे तो ये आपका सही क्रम है। बिहार में देखिएगा 61.8 जो कि सबसे कम है। सेकंड सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है, थर्ड सबसे कम आपका राजस्थान की है, फिर झारखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये नीचे से क्रम है, ये नीचे से क्रम है। तो बिहार की आपको याद रखना सबसे कम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, फिर राजस्थान, ये डाटा देखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व का सवाल पूछ लिया, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वही उसका जनसंख्या घनत्व है। तो यहां पर आपको पूछा है किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इधर केंद्र शासित प्रदेशों का देखेंगे। इन ऑप्शन के मुताबिक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब जनसंख्या घनत्व की बात हुई है ना, तो पूरा ही डाटा क्यों ना देख ले, क्यों एक एक देखे किसका कम है किसका, एक साथ देखे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, दिल्ली का है, 11,320 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है। दिल्ली के बाद सेकेंड सबसे अधिक है चंडीगढ़ का, यूटी में भी चंडीगढ़ हो जाएगा, 9,258 व्यक्ति, दिल्ली, चंडीगढ़। उसके बाद पुदुचेरी का थर्ड सबसे अधिक है, यहाँ पर 2547 है, पुदुचेरी का थर्ड सबसे अधिक है। फिर दमन एंड दीव का चौथे स्थान पर है 2191। उसके बाद यहाँ पर है लक्षद्वीप का है 2149 है। फिर यहाँ पर आपकी स्टेट की बात आती है, तो पहला स्टेट आपके समक्ष है बिहार का जनसंख्या घनत्व टॉप पर है राज्यों के केस में 1106 है। बिहार का कितना है, राज्यों के केस में टॉप पर है बिहार, 1106 हो जाएगा बिहार का। तो ये सभी आपको याद रखना है, राज्यों में टॉप पर कौन सा है, बिहार है, और दिल्ली टॉप पर है और बिहार का 1106 है। लेकिन आपको पूछा है सबसे लोवेस्ट की ओर, अब ये सभी आपका जनसंख्या घनत्व है टॉप का देख दिया। बिहार के बाद आपको पूछ रहा किस स्टेट का जनसंख्या घनत्व टॉप पर, तो बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल का है 1028 है। उसके बाद केरला का है 860, फिर उत्तर प्रदेश का है। तो राज्यों का क्रम भी आपको देखना है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, और यूटी का क्रम देखें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, ये क्रम है। अब मैं नीचे आता हूं सीधा, और सबसे कम देखता हूं घनत्व किसका है। सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। सेकंड सबसे कम आपका अंडमान निकोबार आइलैंड का, 46 व्यक्ति रहते हैं। कितने, 46, जो आपको सवाल पूछा है किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम है, अंडमान निकोबार का। राज्यों में सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का 17 है, सेकंड सबसे कम राज्यों में मिजोरम है, उसके बाद आपका सिक्किम है, नागालैंड है, उस जम्मू भी उस समय राज्य था। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है। अनुसूचित जाति है ही नहीं, इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति का मतलब एससी नहीं है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एससी नहीं है। कहां पर एससी और एसटी नहीं है वो देख लेते हैं सभी में। अब मैं बात करूं एसटी की और एससी की, तो नागालैंड में एससी है ना, अनुसूचित जाति नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपको पूछा था इसमें भी नहीं है, और लक्षद्वीप यहां पर भी एससी आबादी बिल्कुल नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में। अब बात करें आपके एसटी आबादी की, अनुसूचित जनजाति आबादी की कहां पर नहीं है। अनुसूचित जनजाति आपकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में एसटी की आबादी नहीं है। और यहां पर आपको एससी का पूछा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन है तब भी आप कर सकते हो। अब एससी एसटी जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो वेरी यूजफुल है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 10.43 करोड़। एसटी कितने, 10.43 करोड़। कुल जनसंख्या का 8.6% एसटी है, कुल जनसंख्या का 8.6% आपका एसटी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या, अब एसटी के आपने देखा 10 करोड़ और ये लगभग 20 करोड़ है एससी के, 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.6% है। अब इधर आपने देखा ये जो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी लोग हैं, ये कुल जनसंख्या का 8.6 है, और लगभग इनका दोगुना है एससी है, 16.6% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। जो कुल जनजाति जो एसटी की ट्राइब है ना, एसटी की जनजाति है ना, उन आबादी का लगभग 38% तो भील है। और 2011 के जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या 0 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक एससी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे अधिक की बात करें एससी की तो उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में।
और अब एसटी जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में सभी राज्यों में एससी की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इधर आपने देखा अनुसूचित जाति जनसंख्या शून्य थी और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में नंबर्स के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग, जैसे 10 लोग हैं। इधर भले ही प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात करें, पंजाब में क्या है, सभी राज्यों में सबसे अधिक पंजाब में एससी है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग मान लेते टोटल यदि 10 लोग हैं उनमें से 80 बहुत ज्यादा है, भले ही 8 हो लेकिन प्रतिशत ज्यादा पंजाब का है, नंबर्स में एससी ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये चीज आपके क्लियर है। और फिर बात करें कुल जनसंख्या में, जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम में प्रतिशत यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक एसटी यहाँ पर मिजोरम में, उसके बाद लक्षद्वीप में। टोटल जनसंख्या का एसटी है मिजोरम में 94.4%। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में एससी तो खूब है लेकिन अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे न्यूनतम है 0.6। और भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है मध्य प्रदेश में, नंबर्स के अकॉर्डिंग जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इन केंद्र शासित प्रदेश में पूछा तो सेकंड हाईएस्ट आपका लक्षद्वीप आ रहा है केंद्र शासित प्रदेश, तो वो ही पुरुष और महिला में सबसे अधिक साक्षरता रखता है। ओवरऑल पूछता तो केरल का हो जाता सबसे अधिक पुरुष साक्षरता या फिर महिला साक्षरता। अब यहाँ पर ये सभी आप क्रम देख सकते हो, हाईएस्ट पुरुष साक्षरता या फिर ओवरऑल साक्षरता में लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, दमन दीव, अंडमान, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये सभी साक्षरता में आपका हो जाएंगे यूटिया स्टेट। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई है? तो ये आपका आ गया ना, इससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड अपन कर चुके हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में साक्षरता दर का। ओवरऑल यहाँ पर मिजोरम में सबसे हाईएस्ट दर्ज हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम की। अब देखिए दोनों सवाल यहाँ पर पूछ लिया, रिपीटेड पूछे हैं अलग अलग। इसमें पूछा उत्तर पूर्व राज्य में सबसे अधिक है और इसमें पूछ लिया उत्तर पूर्व के स्थान पर पूर्वोत्तर दीजिए। लैंग्वेज चेंज की सवाल वही है, मिजोरम में सबसे अधिक यहाँ पर लिटरेसी रेट है पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप आप सभी ने देखा 64,000 जनसंख्या, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश के एक बार दोबारा आप देख सकते हो। सबसे कम लक्षद्वीप की है 64,000, सेकंड सबसे कम दमन दीव की है 2,43,000, उसके बाद दादर नगर हवेली की है। सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पर है, फिर पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई है? लक्षद्वीप में। दोबारा रिपीट हो रहा है साक्षरता दर, ये दोबारा सवाल आ गया लक्षद्वीप में यूटी के केस में। भारत की सर्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा गया? यानी इसमें जनसंख्या है ना वो बढ़ी नहीं कम हो गई, उल्टी दशक की वृद्धि दर कम हो गई। तो ये आपका हो जाएगा 1921 को कहा गया है महान विभाजन वर्ष है। 1911 के बाद 1921 में जनगणना की गई तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, लोग कम हो गए, 0.31% यहाँ पर कमी देखने को मिली। तो महान विभाजन वर्ष कह सकते हो जब कमी आ गई जनसंख्या में, तो वो 1921 का वर्ष हो जाएगा। अब कमी का कारण आप देख सकते हो, कमी है प्लेग मलेरिया जैसी महामारी के कारण, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। वर्ष 1921 को भारत के जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजन वर्ष के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले यदि बात करें तो 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33 से घटकर 1.25 हो गई, इसलिए लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है 1951 को। 1951 में तो दशक की वृद्धि दर कम हो गई प्रीवियस डिकेड, और उसके बाद जैसे कि दो यहाँ पर ये ईयर है। ठीक है, अब इन दो देश जनसंख्या तो अमूमन बढ़ती है, दशक की वृद्धि दर तो बढ़ती है, लेकिन जो बढ़नी चाहिए ना दशक की वृद्धि दर वो रेट कम हो गई बढ़ने की। जैसे 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25% हो गई, वृद्धि में घटाव देखने को मिला। तो लघु विभाजन वर्ष 1951 का, महान विभाजन वर्ष 1921 का। अब यहाँ पर जनगणना की बात करते हैं तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, जबकि लॉर्ड रिपिन के काल के साथ नियमित जनगणना 1881 में। दो यहाँ प्रश्न देखने को मिलते हैं, 1872 और 1881 है। तो ये मेयो के काल में और बाद में नियमित रूप से रिपिन के काल में 1881 में। और बाकी यहाँ पर तीन प्रमुख दशक देखिएगा, 1901 से 21 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास की स्थिर चरण कहा जाता है, इसमें जनसंख्या घट गई थी। 1921 से 51 के दशक को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि, और 1951 से 81 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? तो 10 करोड़ से अधिक तीन राज्यों की हुई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार।
सॉरी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, बिल्कुल 3 राज्यों की 10 करोड़ से अधिक हुई है। ये भी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? यानी 2 राज्यों का ऐड करें तो 30 करोड़ है। तो वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को टॉप 2 राज्यों को ऐड कर देंगे तो लगभग 30 क्या 31 करोड़ 21 लाख और 86,674 आपकी हो जाएगी जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के बीच साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर महिला पुरुष दोनों में केरल की सबसे अधिक है। आपको ये पूरी लिस्ट बताई है। उसके बाद यहाँ पर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? वो भी केरल में हो जाएगी, महिला पुरुष दोनों। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात केरल का सबसे अधिक है 1084 केरल का। तो लिंगानुपात की पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे अधिक केरल का 1084 और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है पुदुचेरी का 1037 है। केंद्र शासित प्रदेश में ध्यान दीजिए पुदुचेरी का है। और यहाँ पर बात करें थर्ड सबसे अधिक है तमिलनाडु का। राज्यों में सेकंड सबसे अधिक है तमिलनाडु का 996। उसके बाद आंध्र प्रदेश है 993, मणिपुर है 992, छत्तीसगढ़ है 991। तो ये टॉप वाले आप देख पा रहे हो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनका लिंगानुपात कितना है। इसी प्रकार नीचे अपन आते हैं सबसे कम लिंगानुपात की तरफ। तो आपको दिखता है भारत का तो 943 है ही है। दमन दीव का सबसे कम है 618, दादर नगर हवेली का सेकंड सबसे कम है 774। उसके बाद चंडीगढ़ का 818, दिल्ली का 868। तो सभी में कब्जा यूटी ने कर रखा है सबसे कम लिंगानुपात में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 भारतीय राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर अन्य 3 राज्यों की तुलना में अधिक है? अब आपको पता है केरल की 4 हो या फिर 31, कितने भी राज्य क्यों ना हो, केरल की तो सबसे अधिक ही है जनसे आपका साक्षरता दर। निम्नलिखित में से केरल में उच्च साक्षरता दर का प्राथमिक कारण। केरल में साक्षरता दर चाहे पुरुष महिला सबसे अधिक है। कारण क्या है? कारण है वहां पर प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर। साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में। उससे पहले नियुक्त किए गए थे जनगणना आयुक्त या फिर रजिस्ट्रार जनरल जो जनगणना करता है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है जनगणना। तो MMWM येट्स इनका नाम है। येट्स को यहाँ पर जनगणना आयुक्त बनाया गया, लेकिन 1951 की जनगणना से पूर्व ही 1948 में उनकी डेथ हो गई। उनके स्थान पर यहाँ पर जनगणना आयुक्त बने RA गोपाल स्वामी। कौन आए फिर? RA गोपाल स्वामी आए। येट्स सबसे पहले थे वैसे। अब पूरा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे 1891 में जनगणना के प्रभावी थे जर्वोइस एथलस्टेन। उसके बाद 1901 की जनगणना आयुक्त थे H रिश्ले और ईए गेट 1911 में। 1929 में JH हटन को। 1941 की जनगणना के लिए WWM येट्स को और 1961 की जनगणना में इन्हें बनाया गया अशोक मित्रा को जनगणना आयुक्त बनाया गया। वर्तमान में जनगणना आयुक्त या फिर रजिस्ट्रार जनरल कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है, जो 1 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला और अक्टूबर 2024 में सरकार ने इनका टेन्योर बढ़ाकर कार्यकाल 2026 कर दिया है। जब तक जनगणना न हो जाती 2025 के लास्ट में स्टार्ट होने की संभावना है। और ये जो जनगणना है अभी शुरू होगी 2025 में, ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। ओवरऑल जनगणना देश की 16वीं जनगणना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम्स 2024 में। रेलवे में भी ये आपके आरपीएफ एसआई में ही आए हैं, बाकी सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे और ऐसे अलग से नहीं थे। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएगी। बाकी ऑलरेडी हमारे टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वो इंस्टॉल करेंगे तो आप नोट्स वाला वहां पर सेक्शन देखेंगे, उसमें ये पीडीएफ डाली हुई है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर ओवरऑल रेलवे एग्जाम्स का जीके जीएस की ये ई बुक आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक्स्ट बुक पास प्रो की आज सेल का लास्ट डे और उसमें भी अभी प्राइस लोवेस्ट हो चुकी है। कुछ घंटों के लिए 315 रुपए में आप ग्रैब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।